दोस्तों आपको पता है कि आपका MPADPO का एग्ज़ाम जो 16 अक्टूबर को था उसकी अब नई डेट आ गई है, यानी 18 दिसंबर 2022 को अब आपका MPADPO एग्ज़ाम होगा। पहले ये एग्ज़ाम ऑनलाइन था यानी कंप्यूटर बेस्ड था, अब आपका ये एग्ज़ाम ऑफलाइन है, यानी आपको दोस्तों गोले भरने होंगे सी से या पेन से, जो भी है ब्लैक पेन से आपको पता चल जाएगा। तो OMR बेस्ड एग्ज़ाम है, 18 दिसंबर को एग्ज़ाम है। और आपके जो एग्ज़ाम है MPADPO का दोस्तों आपको पता था कि इसमें लॉ और जी आता है, लेकिन लॉ वाले पोर्शन में कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, यानी संशोधन हो गया है और इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन अब आने लगा है। यानी अब आपको जो MPADPO का आपका पेपर होगा 18 दिसंबर को, इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी आएगा। और आप लोगों की बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी और हमेशा स्टडी 16 आपके साथ है और इसलिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन आया है, इसलिए हम लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की ये वीडियो देखेंगे। इसमें दोस्तों टॉप 100 क्वेश्चन होंगे, इसमें आप अपनी तैयारी जांच सकते हैं। यानी इसमें जो आपके पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आएंगे उसी बेस पर ये क्वेश्चन बनाए गए हैं और टॉप इसमें 100 क्वेश्चन हैं। यानी अगर आप दोस्तों 80 क्वेश्चन यानी 80 क्वेश्चन अगर आप दोस्तों राइट कर रहे हैं तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी अच्छे लेवल पर है। और दोस्तों अगर आप 80 क्वेश्चन यानी 80 से आपका स्कोर कम आ रहा है तो आपको थोड़ा सा इसमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत है। और ये वीडियो दोस्तों अगर आप MP सिविल जज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी हेल्पफुल होगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के जिस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं वो इसमें सम्मिलित किए गए हैं इस वीडियो में। तो आपको ये करना है कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो थोड़ी फास्ट मोड में होगी और आपको अपना स्कोर देखना है और आपको अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान में 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? दोस्तों भारत का जब संविधान लागू हुआ था उस समय 8 अनुसूचियां थीं। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, इस वीडियो में मैंने माइक यूज नहीं किया है तो आपको साउंड से रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों संविधान जब लागू हुआ था उस समय 8 अनुसूचियां थी, यानी देयर आर 8 शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जब लागू हुआ था। अब दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं, तो जो 4 अनुसूचियां नई जोड़ी गई उन्हीं से क्वेश्चन आता है कि 9th शेड्यूल कब जोड़ी गई, 10th शेड्यूल कब जोड़ी गई, 11th शेड्यूल कब जोड़ी गई या 12th शेड्यूल कब जोड़ी गई और इन शेड्यूल्स में क्या है। तो 10वीं अनुसूची दोस्तों जोड़ी गई थी 1985 में और ये राजीव गांधी के समय पे जोड़ी गई थी। इसमें दल बदल से रिलेटेड यानी इसमें प्रोविजन है, एंटी डिफेक्शन लॉ, इंग्लिश में दोस्तों इसे कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी दल बदल से रिलेटेड कानून है। तो 4 अनुसूचियां जोड़ी गई थी। 9th अनुसूची यानी जो 9th शेड्यूल जोड़ी गई थी वो पहले संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, 9th शेड्यूल तो आपके फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान में जो पहला ही संशोधन हुआ था वो आपका 9वीं अनुसूची जोड़ने के लिए था। तो आप समझ सकते हैं अनुसूचियों की महत्वता। इसके अलावा आपको पता है कि आपका ADPO में 150 मार्क्स का GK आता है और 300 मार्क्स का लॉ आता है। इसमें माइनस मार्किंग है और इंटरव्यू है इसमें, यानी प्री है और इंटरव्यू। दोस्तों इसमें मेंस एग्जाम नहीं है। MP सिविल जज में प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है और MP सिविल जज में माइनस मार्किंग नहीं है, इसमें माइनस मार्किंग है। दोस्तों मैं आपके लिए ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग ये सब क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में करते हैं, तो मैं एक ही वीडियो में आपको इन सब के आंसर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आ सकता है यानी अनुच्छेद से रिलेटेड, यानी भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है, या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कैग कहते हैं वो किस अनुच्छेद में है, या एडवोकेट जनरल किस अनुच्छेद में है। यानी अनुच्छेद वाले क्वेश्चन आपसे ADPO में आ सकते हैं, तो आपको इसका राइट आंसर देना है। तो जो महान्यायवादी है यानी अटॉर्नी जनरल वो 76 में है और कैग है 148 में। कैग की आपकी 149 भी कैग से रिलेटेड पूछा जाता है और एडवोकेट जनरल है 165 में। तो आपको एक बार में ये सब याद रखना है कि महान्यायवादी कहाँ है, कहाँ पर लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कहाँ पे लिखा है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो महान्यायवादी 76 में है, कैग है 148 में और एडवोकेट जनरल है 165 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है आपका अनुच्छेद 338 में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है 338A में, 338A में और पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग है दोस्तों 338B में। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ADPO की आपके पास और वीडियो भी आ जाएं। नेक्स्ट है संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है। दोस्तों संविधान में पूरे भाग से क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, जैसे पार्ट 18 है, पार्ट 20 है और पार्ट 10 है। यानी ये पार्ट आपसे डायरेक्ट संविधान में आपसे क्वेश्चन संविधान से रिलेटेड इनसे आ सकता है। तो संविधान का भाग 17 है राजभाषा से रिलेटेड यानी ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है। नेक्स्ट है सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी यानी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये सब कब जोड़े गए प्रस्तावना में। प्रस्तावना का इंग्लिश में मतलब होता है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल संविधान का भाग है या नहीं, ये क्वेश्चन तो ये उठता है। तो किस केस में कहा गया था कि जो प्रस्तावना है संविधान का भाग नहीं है, किस केस में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये क्वेश्चन आते हैं। सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी दोस्तों 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 से। इसे दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि कितने संविधान संशोधन हुए होंगे इससे कैसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आदेश, यानी मिनी का मतलब होगा आप जो भी समझें, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहते हैं।
सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। हिंदी में आप समझ लीजिए, सेकुलर का मतलब यहाँ पर होता है पंथ निरपेक्ष से, सोशलिस्ट समाजवादी और इंटीग्रिटी मतलब अखंडता। ये तीन शब्द यानी आप ट्रिक बना लीजिए, चाहे SSI यानी ये पूछे जाते हैं, तो ये तीन शब्द जोड़े गए थे। संविधान में दोस्तों अभी तक कितने संशोधन हुए हैं, यानी हाउ मेनी अमेंडमेंट सो फार इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों देयर आर 105। अभी तक दोस्तों संविधान में 105 संशोधन हुए हैं। अब पूरे संशोधन आपको नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट है 42वां संविधान संशोधन है, 44वां है, ये आपसे ADPO में आ सकते हैं। और आपका जैसे 86वां संविधान संशोधन है, आपका 61 है, 69 है, और ये सब आपसे पूछे जाते हैं। 103 है, 101 है, यानी GST किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है। दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो भारत के संविधान में है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल से रिलेटेड है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि अस्पृश्यता का अंत यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कहाँ है, तो आर्टिकल 17 में है। उपाधियों का अंत 18 में है, और शिक्षा का अधिकार 21A में है। तो शिक्षा के अधिकार से केस लॉ पूछे जाते हैं, काफ़ी उन्नीकेशन वाला मामला है, और एक और मामला है वो अभी देखेंगे। तो अस्पृश्यता का अंत 17 में, उपाधियों का अंत 18 में, शिक्षा का अधिकार 21A में। अब ये क्वेश्चन बनते हैं कि 21 से कब जोड़ा गया आपका, और 48A कब जोड़ा गया, 39B कब जोड़ा गया, और ये 300A कब जोड़ा गया, यानी ये सब क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको पढ़ना है। और इसके अलावा आपको एक बात और याद रखना है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, जो अभी काफ़ी न्यूज़ में है, आर्टिकल 39A। और तो ये काफ़ी पूछा जाता है, समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता एक इस आर्टिकल में है, कब जोड़ा गया, तो 39A में है, और इससे रिलेटेड केस लॉ भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, ग्राम पंचायतों का संगठन संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। यानी ग्राम पंचायतों का संगठन दोस्तों आर्टिकल 40 से रिलेटेड है, और ये DPSP है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन क्या है, क्या ये नैतिक कर्तव्य में है, या फंडामेंटल राइट में है, या DPSP में है। तो आर्टिकल 40 ये आपका DPSP है। 36 से लेकर 51 तक DPSP हैं, जो आयरलैंड से लिए गए। ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इनसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी आएंगे आपको ADPO में। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम, सिविल प्रक्रिया संहिता किस अनुसूची से संबंधित है। दोस्तों आपको पता है कि आपको जो ADPO आप देंगे तो उसमें आपका CRPC आएगा और साक्ष्य अधिनियम आएगा। सिविल प्रक्रिया संहिता जहाँ तक है नहीं है। तो दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम और सिविल प्रक्रिया संहिता एक किस अनुसूची में है। अभी देखा था अनुसूची 12 है, संविधान लागू हुआ था उस समय 8 अनुसूची थी, अब 12 है। 12 में एक 7वीं अनुसूची है, उसमें बताया गया है कि किस सूची, जो देखिए जैसे संघ सूची है तो उसमें केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची पर सामान्यतः राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। तो जो दंड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम और सिविल प्रक्रिया संहिता है, ये 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में आते हैं, यानी कंकरेंट लिस्ट में। कंकरेंट लिस्ट वही है, यानी इसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। यानी जो बिल मनी बिल है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो इसका निर्णय दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, यानी ओम बिरला भी लोकसभा अध्यक्ष हैं। और गिरीश गौतम क्या है, विधानसभा अध्यक्ष हैं, जो मध्य प्रदेश में विधानसभा है तो उसके अध्यक्ष कौन है, गिरीश गौतम है। दोस्तों मनी बिल की डेफिनेशन किस आर्टिकल में दी गई है, तो ये क्वेश्चन आता है, जैसे 110 में दी गई है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और मनी बिल कहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, क्या मनी बिल दोस्तों राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, नहीं, मनी बिल हमेशा आपका आएगा लोकसभा में आएगा। और ये क्वेश्चन आता है, क्या मनी बिल पर ज्वाइंट सेटिंग हो सकती है। दोस्तों मनी बिल पर ज्वाइंट सेटिंग नहीं हो सकती है। तो डेफिनेशन ऑफ मनी बिल कहाँ है, 110 में है, और मनी बिल पर दोस्तों ज्वाइंट सेटिंग नहीं हो सकती। ज्वाइंट सेटिंग का मतलब है, ज्वाइंट सेटिंग होती है यानी आपकी 108 आर्टिकल में, तो अभी उसको देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करेक्ट बताना है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको आएंगे करेक्ट और इनकरेक्ट बताने के लिए। तो द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति बनी है, राइट है। और भारत के पहले अल्पसंख्यक राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ये भी राइट है। और 1975 में आपातकाल के समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, ये भी राइट है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है, दोस्तों ये भी राइट है। तो ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो ये सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। राष्ट्रपति अभी नई राष्ट्रपति बनी है, तो क्वेश्चन आ सकते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों इंपोर्टेंट अमेंडमेंट से, यानी संशोधन से क्वेश्चन आ सकता है। GST कब जोड़ा गया, तो 101 राइट। और EWS को 10% रिजर्वेशन 103। और NJAC यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन तो 99। दोस्तों इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक करार दिया गया था, यानी किस केस में दिया गया था, एक तो ये क्वेश्चन आता है इससे काफ़ी।
13 नंबर का क्वेश्चन है आपका, यानी भारत के संविधान में कहाँ से क्या लिया गया है। उदार का थैला भारत के संविधान को कहा जाता है, किसने कहा, ये क्वेश्चन आता है। तो डीपीएसपी आयरलैंड से ली गई। और फंडामेंटल राइट यानी अधिकारों की मांग कौन सा देश करता है, अमेरिका। तो अमेरिका से कर्तव्य कौन निभाता है, एक टाइप में मतलब याद करने की ट्रिक है, आप उसमें न जाइए। तो फंडामेंटल ड्यूटी सोवियत यूनियन दोस्तों अब कलेप्स हो गया है, आपको पता है। तो अभी सोवियत यूनियन नहीं है, अब रूस है, रसिया है। रूस यूक्रेन अभी युद्ध चल रहा है, क्वेश्चन आ सकते हैं। रेसिड्यूरी पावर भारत के संविधान में कहाँ से लिए गए, कनाडा से। रेसिड्यूरी पावर एक प्रकार की आप सामान्यता भी समझ लीजिए, आर्टिकल 248 आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। रेसिड्यूरी पावर वो है, यानी कहीं पे अगर लिखा नहीं गया है सूची में, जैसे आपको पता है कि राज्य सूची में राज्य सरकार, जो संघ सूची में केंद्र सरकार, समवर्ती सूची में दोनों। मान के चलिए कहीं लिखा ही नहीं गया है कोई सब्जेक्ट, तो उस पर कौन कानून बनाएगा, तो उसमें आपकी केंद्र सरकार कानून बनाती है, यानी तो यही है रेसिड्यूरी पावर। तो ये किसको है, केंद्र को है, तो कनाडा से लिया गया है। रेसिड्यूरी पावर कहाँ से लिए गए, कनाडा से। 9th शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड इन, यानी 9वीं जो अनुसूची है कब जोड़ी गई, तो 1951 में, यानी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। 9th शेड्यूल से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। एक तो इससे केस पूछा जाता है, मुझे वो केस अभी याद नहीं आ रहा है, IR कोलो ऐसा कुछ केस है एक, IR कोलो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और ये कब जोड़ी गई, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये क्वेश्चन आता है 9th शेड्यूल से रिलेटेड। और इसमें क्या है, यानी कितने इसमें एक्ट हैं, 284 के आसपास इसमें एक्ट हैं, और इसमें बढ़ते रहते हैं 9th शेड्यूल में। 9th शेड्यूल में दोस्तों ये है कि जो भी आपका एक्ट डाल दिया जाएगा तो उसका जनरली जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है। इसमें आपके भूमि सुधार से रिलेटेड आपके जमींदारी वाले एक्ट वगैरह इसमें हैं, आप पढ़िए इसको। तो 1951, ठीक है। इसके अलावा 10th शेड्यूल कब जोड़ी गई थी, 1985 में। राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। 11th और 12th शेड्यूल ये महत्वपूर्ण है 1992 में, यानी 73वें संविधान संशोधन और 74वें, इनसे क्वेश्चन काफ़ी आता है। संविधान में एक क्वेश्चन आता है तृतीय तल कब जोड़ा गया, वो यही है तृतीय तल, यानी 11th और 12th शेड्यूल। तो ये 1992 में नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे। पहले कौन सा मामला आया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। पहले कौन सा मामला आया, यानी शंकरी प्रसाद विरुद्ध भारत संघ, गोलकनाथ विरुद्ध पंजाब राज्य, मेनका गांधी विरुद्ध भारत संघ, या केशवानंद भारती विरुद्ध केरल राज्य। दोस्तों आपको पता है केशवानंद भारती जी का भी निधन हो गया, क्वेश्चन इनसे आ सकता है। तो पहले कौन सा मामला आया, शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, मेनका गांधी या केशवानंद भारती। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है शंकरी प्रसाद वाला मामला पहले आया। अब दोस्तों इनसे आपको ऐसा नहीं पढ़ना है, इनको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि संविधान में आपको थोड़ा सा आपको डिटेल्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे गोलकनाथ वाले मामले में क्या हुआ था, एक क्वेश्चन तो यही आता है, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का सिद्धांत किस केस में आया, यानी किस जजमेंट में आया, ठीक है। मेनका गांधी वाला मैटर किससे रिलेटेड है, कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, और केशवानंद भारती वाला मैटर यानी इस मैटर में कितने जजेस थे, ये क्वेश्चन आता है। और कितने से जजमेंट आया, यानी 7-6 से आया या आपका 8-5 से आया, ऐसा कुछ क्वेश्चन इससे आता है। वो बेसिक स्ट्रक्चर वाला डॉक्ट्राइन किस केस में आया, ये क्वेश्चन आता है। मिनर्वा मिल्स एक केस है, वो भी पूछा जाता है खूब। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपका आर्टिकल से रिलेटेड है। तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ है संविधान में, तो अनुच्छेद 127 में है। तदर्थ न्यायाधीश का मतलब होता है इंग्लिश में आप मान लीजिए एड हॉक जजेस। तो एड हॉक जजेस कहाँ हैं, तो 127 में है। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना 129 में है। और अभिलेख न्यायालय का मतलब है सुप्रीम कोर्ट शैल बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी उसको अपने अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, वो अभी देखेंगे कहाँ पे है। तो 129 में सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा किस अनुच्छेद में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होगी, तो अनुच्छेद 129 में। उच्चतम न्यायालय के अनुषंगिक शक्तियाँ, यानी दोस्तों एंसिलरी पावर, ये काफ़ी क्वेश्चन आता है, तो 140 में है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, तो 215 में है। दोस्तों अभी और नए चीफ जस्टिस बने हैं भारत के 49 नंबर के, तो वो कौन है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन एंड जुडिशियल रिव्यू इज मोस्टली रिलेटेड टू। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यानी डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, कलरेबल लेजिस्लेशन और जुडिशियल रिव्यू, ये जो डॉक्ट्राइन है तो ये किससे मोस्टली रिलेटेड है, यहाँ आप शब्द देखिए मोस्टली रिलेटेड, तो ये भारत के संविधान से संबंधित हैं। बेसिक स्ट्रक्चर के केस पूछे जाते हैं, इक्लिप्स के केस आपको पता ही है पूछे जाते हैं, बीकाजी वाला मामला। बेसिक स्ट्रक्चर में आपका ये केशवानंद भारती वाला पूछा जाता है। डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन का पूछा जाता है। जुडिशियल रिव्यू में अमेरिका वाला एक जजमेंट पूछा जाता है कि पहले किस केस में सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू आया, और संविधान में कहाँ पर जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड प्रोविजन है।
तो ये सभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। नेक्स्ट है जिसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता है वक्तव्य किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों ये है छद्म विधायन का सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। कौन सा कथन इसमें गलत है ये बताना है। तो फर्स्ट है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में है। सरकारी सोसाइटियों का संवर्धन 43B में है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 87 में है और अवशिष्ट विधायी शक्ति 248 में है। तो देख लेते हैं कौन सा गलत है। पहला बिल्कुल राइट है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण 50 में है। आपकी CRPC इसी पर बेस्ड है, जो 1 अप्रैल 1974 से जो आपकी CRPC लागू हुई वो इसी पर बेस्ड है। सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन 43B में है, ये राइट है। इससे क्वेश्चन आता है कब जोड़ा गया। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 87 में है और अवशिष्ट विधायी शक्ति रेसिड्यूअरी पावर ये 248 में। तो ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19। अनुच्छेद 19 आप लोग सब पढ़ते हैं, सब अधिकार जानते हैं। आपसे क्वेश्चन आएगा कि इसमें कौन से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हैं। तो हिंदी में से कहेंगे युक्ति युक्त ऐसा निर्बंधन। युक्ति युक्त निर्बंधन कौन कौन से हैं? तो भारत की संप्रभुता एक निर्बंधन है और भारत की संप्रभुता और अखंडता और राज्य की सुरक्षा ये अलग हो जाएगा मैटर। और विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। लोक व्यवस्था यानी आप कोई ऐसा कथन नहीं कर सकते जिससे लोक व्यवस्था प्रभावित हो, या शिष्टाचार या सदाचार। और न्यायालय अपमान यानी आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है लेकिन न्यायालय अपमान नहीं कर सकते आप। तो ये उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है और ये आप पढ़िए। इसके अलावा भी उसमें और रिस्ट्रिक्शन है। और एक क्वेश्चन ये आता है RTI किस आर्टिकल में है और राइट फ्रीडम ऑफ प्रेस किस अनुच्छेद में है। 7वीं अनुसूची और 7वीं अनुसूची से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि संघ सूची में कितनी वो हैं। तो इसमें चेंजेस होती रहते हैं दोस्तों, ये आप अभी देख लीजिए। पुराने में 97 है और राज्य सूची 66 है इसमें। और कितनी एंट्रीज हैं यानी किस शेड्यूल में। संघ सूची में कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। राज्य सूची में राज्य सरकार और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकार दोनों। संघ सूची में 97 सब्जेक्ट हैं, राज्य सूची में 66 सब्जेक्ट हैं, समवर्ती सूची में 47 सब्जेक्ट हैं। अब इनके सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे बैंक से रिलेटेड कानून किस सूची में है, यानी बैंक से रिलेटेड कानून कौन सी सरकार कौन बनाएगा। तो एक तो ये आ जाता है आपका। और जो पुलिस व्यवस्था है ये किससे रिलेटेड है, यानी राज्य सूची में है या संघ सूची में है, ये क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। कौन सी भाषा कब जोड़ी गई? दोस्तों संविधान में एक अनुसूची है 8वीं अनुसूची, उसमें अभी 22 भाषाएं हैं। पहले उसमें 22 भाषाएं नहीं थीं जब संविधान लागू हुआ था। अब उसमें जो भाषाएं जोड़ी गई उनसे क्वेश्चन आ जाता है अमेंडमेंट, यानी सिंधी कब जोड़ी गई। तो सिंधी जोड़ी गई 1967 में, नेपाली मणिपुरी कोंकणी 1992 में। तो ये क्वेश्चन आते हैं। हाउ मैनी एंट्रीज इन 11th एंड 12th शेड्यूल, यानी संविधान में 11वीं और 12वीं अनुसूची में कितनी एंट्रीज हैं। तो 11वीं अनुसूची में 29 एंट्रीज हैं और 12th शेड्यूल है इसमें 18 एंट्रीज हैं। नेक्स्ट आपका फिर से शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन है। 4th शेड्यूल में क्या है दोस्तों? तो राज्यों में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, यानी राज्यसभा सीट बताई गई हैं। आपको इसी शेड्यूल जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि MP में कितनी राज्यसभा सीट्स हैं, UP में कितनी राज्यसभा सीट्स हैं, बिहार में कितनी राज्यसभा सीट्स हैं। तो 4th शेड्यूल बात करती है राज्यसभा सीट की। 12 शेड्यूल आप नहीं पढ़ पा रहे तो इंपॉर्टेंट पढ़िए। 4th शेड्यूल है आपकी और आपकी 5th 6th शेड्यूल है आपकी, और 10th जो नई जोड़ी गई वो तो आपको पढ़ना है 9th 10th 11th 12th। 6th शेड्यूल में क्या है? असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में वो बंद है, तो ये राइट है। और 7th शेड्यूल में क्या है? तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 10th शेड्यूल में क्या है? दल बदल के आधार पर निर्भरता। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया संविधान में? संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, वो भी संविधान जब लागू हुआ था उस समय नहीं थे। आपके 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976, उसमें सोवियत संघ से लिए गए थे कर्तव्य, यानी वहाँ से प्रभावित होकर 10 कर्तव्य पहले थे, फिर 11वां आपका जोड़ा गया था 2002 में अटल बिहारी जी के समय में। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 11वें मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कौन सा पार्ट किससे रिलेटेड है? तो इलेक्शन आपका पार्ट 15 से रिलेटेड है, ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 17 और अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 20। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 108 में है। इसे ही दोस्तों ज्वाइंट सिटिंग कहते हैं। मनी बिल पर ज्वाइंट सिटिंग, मनी बिल है, मनी बिल पर ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी कभी भी। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108।
किस अनुच्छेद में दिया गया है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? तो अनुच्छेद 393, यानी आर्टिकल 393 कहता है कि भारत का इस संविधान का नाम क्या है? भारत का संविधान है। अनुच्छेद 371 में किस राज्य के बारे में विशेष उपबंध है? सबको पता है 370, इसलिए वो 371A पूछ सकते हैं। तो नागालैंड। हॉर्निवल एक त्यौहार मनाया जाता है, वो नागालैंड से रिलेटेड है, आप याद रखिए। राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों को संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 361 में। दोस्तों आपको 2-3 आर्टिकल याद रखिए, एक तो 72, एक आपको 161 और एक आपको 361। इनसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, ये आर्टिकल आपको याद रखने हैं। अभी तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया जा चुका है, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार? कोरोना में न्यूज़ में था, वित्तीय आपातकाल काफ़ी चर्चा में रहा। दोस्तों आपको बता दें, वित्तीय आपातकाल कभी भी भारत में अभी तक नहीं लगा है। जो नेशनल इमरजेंसी है वो अभी तक 3 बार लेकिन लग चुकी है। 1962, 71 और 75 में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी थी। किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे? तो अनुच्छेद 355, यानी आर्टिकल 355। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में बजट शब्द को भली भांति दर्शाया गया है, सत्य या असत्य? दोस्तों ये गलत है। बजट शब्द का तो जिक्र ही नहीं है, वहाँ पर जिक्र है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 112 आप पढ़ेंगे, और एक राज्य से रिलेटेड है, एक 202। हाँ 202 आप देखिए, तो पहले आप 112 देखिए, तो उसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। बजट शब्द को भली भांति नहीं दर्शाया गया है। सबसे ज़्यादा हमारा बजट किसने पेश किया था? तो मोरारजी जी देसाई ने। सबसे ज़्यादा हमारा बजट किसने पेश किया? दोस्तों मोरारजी जी देसाई ने, और इन्होंने 10 बार बजट पेश किया था। 2 बार तो दोस्तों इन्होंने अपने जन्मदिन पर ही बजट पेश किया था। और आपको पता है कि मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था वो इन्हीं के समय पर हुआ था, मोरारजी देसाई के समय पर। इसके अलावा क्वेश्चन आता है पी चिदम्बरम जी के वालों के लिए कि पी चिदम्बरम ने कितनी बार बजट पेश किया, या मनमोहन सिंह जी ने कितनी बार बजट पेश किया, ये क्वेश्चन भी आता है। और कौन सी ऐसी प्रधानमंत्री थी जिन्होंने बजट पेश किया था? महिला प्रधानमंत्री। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इज रिलेटेड टू, यानी एनजेक, तो ये आपका 124A से रिलेटेड है। और इसमें एक अमेंडमेंट है 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अनुच्छेद 32 में कितनी प्रकार की रेट हैं? तो 5 प्रकार की रेट का उल्लेख है। एक क्वेश्चन आता है 32 और 226 में से, जो इनसे क्वेश्चन काफ़ी आता है। 32 अनुच्छेद और 226। 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और प्रेषण रेट। दोस्तों आपसे इनसे डिटेल में क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आपकी वीडियो फर्स्ट है। बाद की वीडियो में हम लोग, अगर आप लोग लाइक करेंगे और चैनल को सपोर्ट करेंगे तो और वीडियो देख सकते हैं, तो उसमें हम लोग इनको डिटेल में देख सकेंगे। तो बंदी, प्रत्यक्षीकरण, इससे एक CRPC का एक सेक्शन रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आता है 97, 98, 99 या 100, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रेट का उल्लेख है। आपको पता है हाई कोर्ट की पावर है जो 226 में, वो 32 से ब्रॉडर है, ये क्वेश्चन आता है। उसमें ट्रू या फॉल्स में पूछते हैं मतलब। राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति क्षमादान देता है 72 में और राज्यपाल 161 में। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 143 में। राष्ट्रपति और राज्यपाल को अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति 123 में अध्यादेश को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनेंस। 123 में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। 213 में आपके गवर्नर ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। यानी जब जो सत्र हैं, जब सत्र नहीं लगते हैं, कानून बनाना जरूरी है, तो ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। लेकिन जब सत्र फिर से आ जाते हैं तो उसकी एक क्राइटेरिया है, उसमें 6 वीक है, 6 सप्ताह के अंदर उसको मतलब लागू करवा, यानी उसको वो करवाना जरूरी रहता है। और दोस्तों आपको पता है ऑर्डिनेंस कभी भी वापस लिया जा सकता है। दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो 239 में है। और इससे रिलेटेड आप एक अमेंडमेंट पढ़िए, 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991। 26 नवंबर 1949 को कुल कितने अनुच्छेद प्रबद्ध हो गए थे? तो 16 अनुच्छेद। कहीं कहीं पर आपको 215 आर्टिकल मिलेगा, तो इसको आप अच्छे से देखिए। लेकिन दोस्तों इसमें जो आर्टिकल 394 है उसका वो उल्लेख नहीं करते, लेकिन आर्टिकल 394 में ही ये बताया गया है कि यह अनुच्छेद और आपके जो इतने सब अनुच्छेद ये आपके लागू होंगे 26 नवंबर 1949 को। तो ये सब इनसे क्वेश्चन आता है। वित्तीय आपातकाल किस देश से लिया गया? तो वित्तीय आपातकाल अमेरिका से लिया गया। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, यानी DPSP इनमें से क्या नहीं है?
ये क्वेश्चन इस टाइप में आएगा आपको। तो कुछ दिशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ये है बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये भी है 51 के आसपास, आप इसको पढ़ सकते हैं। ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी है 40, आप पढ़िए इसमें ग्राम पंचायतों का संगठन। और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये DPSP नहीं है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, यानी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? सबसे पहले सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, ये नागरिकों के लिए है फंडामेंटल ड्यूटी, यानी आपको सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है, हिंसा से दूर रहना है, ये तो है फंडामेंटल ड्यूटी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावनाओं का विकास करे, ये भी है दोस्तों। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, ये भी है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये 51 में है दोस्तों, ये DPSP में है, फंडामेंटल ड्यूटी में आपकी नहीं है। न्यायालय द्वारा सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति को निरस्त करने हेतु जारी की जाने वाली युक्ति संगत रिट कौन सी है? ये है दोस्तों अधिकार परीक्षा। किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा? तो 32 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। उन्नी कृष्णन वर्सेज आंध्र प्रदेश राज्य और मोहनी जैन वर्सेज कर्नाटक राज्य, तो ये आपके किससे रिलेटेड हैं? शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड हैं, राइट टू एजुकेशन से। तो उन्नी कृष्णन वाला मामला और मोहनी जैन वाला मामला आपको ये याद रखना है, ये राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है। लीडिंग केस ऑन बैन ऑन स्मोकिंग ऑन पब्लिक प्लेस, तो एक केस रिलेटेड है, तो मुरली एस देवरा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये काफ़ी लीडिंग केस है दोस्तों। रिटायर्ड जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, लीडिंग केस किसका है? तो ये राइट टू प्राइवेसी का है दोस्तों। इसे आधार केस भी कहते हैं, आधार कार्ड से रिलेटेड है, आधार केस भी इसे कहा जाता है। निजता के अधिकार से संबंधित है, कहाँ पे है निजता का अधिकार? 21 में। IT एक्ट 66 ए अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन विच केस, यानी किस केस में? जो IT एक्ट 2000 है उसकी धारा 166 ए उसको असंवैधानिक करार दिया गया था, तो श्रेया सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम, दोस्तों यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो विधि के समक्ष आपके सब समानता वगैरह, तो ये किस देश से लिए गए? इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो कंसेप्ट इक्वलिटी बिफोर लॉ आपका ब्रिटिश से और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। 40 सेकंड के ब्रेक के बाद हम लोग फिर से क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए। और अगर आप स्टडी 16 को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप फ़ोन पे कर सकते हैं 7440895067। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल यानी ये किसमें है? तो माल और सेवा कर परिषद जिसे हिंदी में कहते हैं, तो 279A में है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? बैठक की से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह हैं। 280 में आप वित्त आयोग पढ़ सकते हैं। राष्ट्रपति वित्त आयोग की यानी जो चेयरमैन है उसको मतलब अपॉइंट करता है। क्वेश्चन आता है वित्त आयोग में कितने अध्यक्ष होते हैं और कितने इसमें सदस्य होते हैं? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है 280 में। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 330 में है, यानी आर्टिकल 330 में है। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में है? तो 351 में है। और एक क्वेश्चन काफ़ी न्यूज में है, आर्टिकल 300A इज एडेड टू। 300A कब जोड़ा गया? तो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में। मोरारजी जी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे। पहले कौन सा केस आया? ये क्वेश्चन आता है। तो एक ही गोपालन वाला मामला आया, या इंदिरा गांधी विरुद्ध राजनारायण
या IR कुल हो, या जैसे आप कोयल हो भी पढ़ सकते हैं, वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु। दोस्तों पहले आया AK गोपालन वाला मामला, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेज राजनारायण। ये क्वेश्चन काफ़ी इससे क्वेश्चन आता है, मतलब यानी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। केशवानंद भारती केस में कितने जजेस थे? तो 13 जजेस इसमें थे। नवतेज सिंह जौहर विरुद्ध भारत संघ किस धारा से संबंधित है? ये धारा 377 से रिलेटेड है, यानी होमोसेक्सुअलिटी से। नवतेज सिंह जौहर विरुद्ध भारत संघ। एक केस और पूछा जाता है जोसेफ साइन वाला, वो किस धारा से रिलेटेड है अभी देखेंगे। तो जोसेफ साइन वाला मामला है धारा 497 से, यानी एडल्ट्री से। एडल्ट्री में कितनी आपकी पनिशमेंट थी पहले, ये क्वेश्चन अभी भी पूछा जाता है, कहीं कहीं पर पूछ लेते हैं। तो कहाँ पे है एडल्ट्री, अभी भी पूछा जाता है, तो 497 में है। और जोसेफ साइन वाला मामला इससे रिलेटेड है। एक लिली थॉमस वाला केस भी पूछा जाता है, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बीकाजी विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य महत्वपूर्ण मामला है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स से रिलेटेड है। और डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स क्या है ये आपको जानना जरूरी है। मारवाड़ी वर्सेस मेडिसन इज ए लीडिंग केस ऑन, यानी लीडिंग केस है, ये अमेरिका का केस है, भारत का नहीं है। जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है, दुनिया का पहला केस है जिसमें जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताया गया था, और USA सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसाइड किया था। काफ़ी पुराना मामला है। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किस किए जाना किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 11 में है। और नागरिकता भी न्यूज़ में है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब आया, आप थोड़ा बहुत देख लीजिए। एविडेंस एक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग 100 में से 100 करेक्ट आंसर ना कर पाएँ, क्योंकि एक वीडियो में ऐसा ही टॉप 100 क्वेश्चन देखे थे हम लोगों ने, शायद देखे थे, उसमें CRPC के देखे थे या एविडेंस के। तो टॉप 100 में से एक स्टूडेंट ने 100 ही क्वेश्चन राइट कर दिए थे, तो इसलिए क्वेश्चन को रखा गया है कि आप 1-2 क्वेश्चन रॉन्ग करें। तो एविडेंस में जो रेस GST है वो सेक्शन 6 में है, और प्ली ऑफ एलिबाई सेक्शन 11 में है, पब्लिक डॉक्यूमेंट सेक्शन 74 में है, और होस्टाइल विटनेस पक्षद्रोही साक्षी 154 में है। क्वेश्चन आता है आपसे नेसेसिटी से और डाइंग डिक्लेरेशन से, उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो संसद की सदनों की तथा उनके सदस्यों समितियों की शक्तियों का विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 105 काफ़ी इससे क्वेश्चन आता है। मेंस में भी कहीं कहीं पर इसी को एक क्वेश्चन आ जाता है। अभी तक कितनी बार ज्वाइंट सेटिंग हो चुकी है? ज्वाइंट सेटिंग कहाँ पे है? 108 में है। ज्वाइंट सेटिंग दोस्तों मनी बिल पर नहीं होती है ज्वाइंट सेटिंग। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों, आप बताइए क्या संविधान संशोधन पर, यानी जो संविधान संशोधन होते हैं जो अभी 105 हो चुके हैं, तो क्या उन पर ज्वाइंट सेटिंग हो सकती है? अगर हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं? तो ज्वाइंट सेटिंग 3 बार हुई अभी तक भारत के इतिहास में, जब से आपका संविधान लागू है। एक बार हुई थी 1961 में, एक बार 1978 में, और एक बार 2002 में। तो एक इसमें आया था 1961 में डोरी प्रोहिबिशन एक्ट, ऐसा कुछ बिल था। और एक हुई थी आपकी ज्वाइंट सेटिंग बैंकिंग सर्विस बिल में, और एक हुई थी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल, यानी इसे पोटा वगैरह ऐसा कुछ कहते हैं, उससे रिलेटेड एक कानून था। तो आपको बस इतना याद रखना है कि 3 बार ज्वाइंट सेटिंग हुई है, 1961, 1978 और 2002 में। लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कौन है? गिरीश गौतम हैं। विच केस केम फर्स्ट, कौन सा मामला पहले आया? मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानू बेगम, या इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये मामला भी न्यूज़ में है, या हैबियस कॉर्पस केस? दोस्तों इसको देखना पड़ेगा। तो इसमें राइट आंसर रहेगा, जहाँ तक नहीं राइट ही है, हैबियस कॉर्पस केस रहेगा। मैं थोड़ा कंफ्यूज था मोहम्मद अहमद वाले मैटर में, तो मुझे याद आ गया। दोस्तों आपको एक बताता हूँ, इंदिरा साहनी वाला मैटर 1992 के आसपास ये न्यूज़ में है, मराठा आरक्षण, और अभी ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। इसमें कितनी जजेस की बेंच थी, ये क्वेश्चन इंदिरा साहनी वाले मैटर में आता है। और इसमें जो क्रीमी लेयर वाला डॉक्ट्राइन उससे रिलेटेड इससे क्वेश्चन बनता है काफ़ी। और हैबियस कॉर्पस केस ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला वाला मामला है, और ये आपका पहले आया था, यानी ये आपका है आपातकाल से रिलेटेड मैटर है। और मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानू, और एक आपका सायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये कोई केस काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये पहले आपका कौन आया, जवान के लिए दे सकते हैं, तो हैबियस कॉर्पस केस ये पहले आया, फिर उसके बाद मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानू बेगम, और फिर इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और फिर उसके बाद आएगा सायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आता है कि 3 तलाक वाला मामला किस केस से रिलेटेड है? Who can initiate impeachment proceeding against the president of India? दोस्तों राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है उसकी प्रक्रिया सबसे पहले यानी कौन कर सकता है, या किस हाउस में आएगी? दोस्तों आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी आपको जैसे अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है तो कोई भी हाउस यानी सदन, यानी लोकसभा भी लगा सकती है पहले से, या राज्यसभा, कोई भी इसमें वो कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषाएं वर्णित हैं? तो अनुच्छेद 366 आप पढ़िए, इसमें परिभाषाएं हैं। इस टाइप से आप देख रहे हैं तो इसमें आपको परिभाषा मिल जाएंगी। गुड्स की है, गारंटी की है, हाई कोर्ट की है, स्टेट ड्यूटी की है, यानी इसमें आपको परिभाषाएं बताई गई हैं। जहाँ तक है आप और एक्ट में देखेंगे तो धारा 2
या धारा 3 में आपको परिभाषा मिलती हैं, लेकिन संविधान में अनुच्छेद 366 आपको पढ़ना पड़ेगा आपको परिभाषाएं जानने के लिए। SLP इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। SLP का फुल फॉर्म है स्पेशल लीव पिटीशन। आर्टिकल 136 में है स्पेशल लीव पिटीशन। ये क्वेश्चन आता है। हाउ मेनी लेजिस्लेटिव काउंसिल आर देयर इन इंडिया। तो 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं और विधान परिषद इन्हें कहते हैं। और विधान परिषद के लिए मिनिमम जो आपको मेंबर बनना है तो मिनिमम एज कितनी है पूछी जाती है, 30 साल है। और राज्यसभा में तो इसमें भी 30 साल है। दोस्तों यूपी में विधान परिषद है, बिहार में है, आंध्रा में है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है और महाराष्ट्र में है। एमपी में दोस्तों विधान परिषद नहीं है। ये 3 साल पहले एमपी में न्यूज़ में थी, अभी एमपी में विधान परिषद नहीं है। जैसे दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा होती हैं उसी टाइप से विधानसभा और विधान परिषद, लेकिन विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। तो यूपी, बिहार, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में है। तमिलनाडु में आपकी विधान परिषद नहीं है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, क्या तमिलनाडु में विधान परिषद है, तो आपको आंसर देना है नहीं है। विच स्टेट हैड द लार्जेस्ट राज्यसभा सीट्स, यानी सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट्स किस राज्य में है। राज्यसभा होता है उच्च सदन, लोकसभा होता है निम्न सदन। राज्यसभा सीट सबसे ज़्यादा है यूपी में, लोकसभा भी यूपी में है, 80 सीट्स हैं और सबसे ज़्यादा आबादी को क्वेश्चन आ जाएगा यानी जनसंख्या तो यूपी में है। यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो किसका निश्चय अंतिम हुआ, तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। तो अगर क्वेश्चन उठता है कि कोई जो बिल है मनी बिल है या नहीं तो लोकसभा स्पीकर यानी ओम बिरला जी का वो डिसीजन फाइनल होगा। किस बाद में कहा गया था कि देश का संविधान का भाग नहीं है, तो रिवेरी यूनियन केस है। संविधान में अनुच्छेद 15(4) कब जोड़ा गया, तो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005 में। नागरिकता, रेल और विनिमय पत्र किस सूची में आते हैं, ये संघ सूची में आते हैं, यानी केंद्र सरकार ने कानून बनाएगी। नागरिकता है, रेल है, विनिमय पत्र है। लोक व्यवस्था, कारागार, स्थानीय शासन और कांजी हाउस ये सब किस सूची में आते हैं, यानी राज्य सूची में। इसीलिए दोस्तों पुलिस भी राज्य सूची में आता है। तो लोक व्यवस्था, कारागार, स्थानीय शासन, कांजी हाउस। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता में कौन कौन से निर्बंध हैं, तो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। ये काफ़ी पूछा जाता है दोस्तों। पब्लिक ऑर्डर और आपका मोरालिटी और हेल्थ। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ है, तो आपकी 127 में है, एडॉक जजेस। और पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू पंचायत। पार्ट 9A नगर पालिका यानी म्यूनिसिपैलिटीज। राष्ट्रीय आपातकाल 352 के अंतर्गत किन मामलों में लग सकता है, तो अगर युद्ध की स्थिति है, बाह्य आक्रमण की है और सशस्त्र विद्रोह की है तो इनमें लग सकता है। संविधान का संशोधन किस भाग में है, भाग 20 में है और अनुच्छेद 368। अभी तक 105 संविधान संशोधन हुए हैं। आप जब पेपर देने जाएंगे तो पढ़ कर जाइए, कोई और नया नहीं हो गया हो, ठीक है। संविधान संशोधन भाग 20 में है, 368 अफ्रीका से लिए गए। दोस्तों एक आंसर आप कमेंट करिए, अमेरिका के संविधान में अभी तक कितने संशोधन हो चुके हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्वेश्चन आता है, प्रीवी पर्स कब बंद हुआ था राजाओं का, तो 26वें में। और वोटिंग एज 21 से 18 कब की गई, तो 61वें में। ये माइलस्टोन है भारत के इतिहास में दोस्तों, इसको लिया जाता है कि 21 साल से 18 साल वोटिंग एज तो कब हुई, तो 61वें संविधान संशोधन से, ठीक है। और 36वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, सिक्किम को एक फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दिया गया था। 10% EWS के लिए कब दिया गया, 103वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट आपको इसमें करेक्ट बताना है। पहला है, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हत किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा, तो 165 में आप पढ़िए इसको। सदनों में बोलने और कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होगा किंतु मत देने का अधिकार नहीं होगा, राइट है दोस्तों। जो आपके एडवोकेट जनरल हैं वो सदनों में भाग ले सकते हैं और यानी सदन में बोल भी सकते हैं, कार्रवाई में भाग भी ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो वोट नहीं दे सकते हैं। प्रतिभा पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति थी, ये राइट है। और अभी तक 110 संविधान संशोधन हो चुके हैं, ये गलत है, 105 हुए हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपको इनकरेक्ट बताना है। तो पहला है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राइट है। अनुच्छेद 98 में संसद की सचिवालय के बारे में प्रावधान है, राइट है। अखिल भारतीय सेवा यानी ऑल इंडिया सर्विस 312 में है, राइट है। भाग 4 में मूल अधिकार है, गलत है। भाग 3 में मूल अधिकार है, 4 में पहले अधिकार आते हैं फिर उसके बाद कर्तव्य। तो 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और 4A में आपके हैं वो कर्तव्य। 11 कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य वो हैं। मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम और लोकसभा राज्यसभा सीटें हैं, तो मध्य प्रदेश में दोस्तों 16 नगर निगम हैं, इनके अभी चुनाव हुए थे। 29 लोकसभा सीट्स हैं, 11 राज्यसभा सीट्स हैं।
Who was the first law minister of India? Dr. Bhimrao Ambedkar was the first law minister of India, and he is also the chairman of drafting committee as well as he belongs to MP. मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं और आर्टिकल 32 को इन्होंने कहा था भारतीय संविधान की आत्मा। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपको पता है राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, इन्हें राजेंद्र बाबू भी कहकर बुलाया जाता था। तो 48 से कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 से। आपको पता होना चाहिए 48 ए कब जोड़ा गया, 21 ए कब जोड़ा गया, 51 ए कब जोड़ा गया, यानी आपको 300 ए कब जोड़ा गया, यानी जो सब ये जोड़े जाते हैं इनका आपको पता होना चाहिए। 21 ए 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो 11वीं अनुसूची में से कौन सा नहीं है? तो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट या पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम या एनिमल हस्बेंड्री या कांजी हाउस। कांजी हाउस 11वीं अनुसूची में नहीं है। कांजी हाउस आप पढ़ेंगे 7th शेड्यूल की राज्य सूची में मिल जाएगा आपको कांजी हाउस। व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रीड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग? दोस्तों अभी आप झंडा अभी काफ़ी न्यूज़ में था, तो झंडे से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, नेशनल फ्लैग से रिलेटेड तिरंगे झंडे से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 3:2 है इसका राइट आंसर। स्टेट लैंड रिफॉर्म इज अंडर विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये आपके 9th शेड्यूल में है स्टेट लैंड रिफॉर्म। एन इंडियन सिटीजन कैन लूज हिज सिटीजनशिप बाय, यानी भारतीय जो नागरिक है उसकी नागरिकता जा सकती है तो किन मामलों में? टर्मिनेशन से, डिप्रीवेशन से, रेनंसिएशन से, यानी परित्याग ऐसा कुछ कहते हैं हिंदी में। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है टू हुम कैन अ केस ऑफ डिस्प्यूट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रेफर्ड टू, यानी प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कुछ वाद विवाद हो जाता है तो क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट मैटर जाएगा, ना कि इलेक्शन कमीशन। ये बात याद रखिए, आप ये क्वेश्चन काफ़ी आता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डू नॉट हैव विच अमंग द फॉलोइंग? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास क्या नहीं है इनमें से? देख लेते हैं। क्वालिफाइड वीटो, सस्पेंसिव वीटो, एब्सोल्यूट वीटो या पॉकेट वीटो। इसका राइट आंसर है दोस्तों क्वालिफाइड वीटो। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अश्योरेंस गिवन इन द प्रीएम्बल इज, तो ये क्वेश्चन काफ़ी आता है, यानी पहले क्या है? पहले जस्टिस है, फिर लिबर्टी है, फिर इक्वालिटी है, फिर फ्रेटर्निटी है। द फर्स्ट मिड टर्म इलेक्शन फॉर लोकसभा वर हेल्ड इन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। हाँ राइट है। नेक्स्ट है द फर्स्ट मिड टर्म इलेक्शन ऑफ लोकसभा वर हेल्ड इन, यानी दोस्तों मध्यावधि चुनाव पहली बार कब हुए थे? 1971 में हुए थे मध्यावधि चुनाव। यानी दोस्तों मिड टर्म इलेक्शन पहले क्या होता था? 5-5 साल में होते आ रहे थे, एक बार कुछ हो गया होगा तो 1971 में 5 साल के पहले ही चुनाव कराने पड़े थे। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए मोर वीडियोज़ के लिए। आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो आएंगी और आपके पास वीडियो पहुँच जाएगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। बेल आइकन भी आप प्रेस कर दीजिए, ठीक है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या मतलब है? इन इंडिया इज रिपब्लिक। सो व्हाट डज इट मीन? दोस्तों इसका मतलब है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। तो दोस्तों आप बताइए क्या इंग्लैंड रिपब्लिक है कि नहीं? क्योंकि वहाँ पे तो राजा रानी है, यानी वहाँ पर रानी है। तो क्या इंग्लैंड गणतंत्र है? आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है। विधान परिषद के सदस्यों के लिए कम से कम कितनी आयु चाहिए? तो 30 ईयर्स। आपको एक बात पता होना चाहिए, विधान परिषद को समाप्त करने वाला तमिलनाडु अंतिम राज्य था। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व किस अनुच्छेद से संबंधित है? 331 में। ये क्वेश्चन अभी न्यूज़ में है क्योंकि इस बार शायद किसी को भी प्रतिनिधित्व नहीं है, एंग्लो इंडियन किसी को भी इस बार प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। और तो ये राइट आंसर है 331। अब आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और एडीपीओ में दोस्तों आपको कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ दिया गया है नए सिलेबस में, तो स्टडी 16 हमेशा आपके साथ है। और आप लोग ऐसे ही कमेंट करेंगे तो और बार वीडियो आ सकती हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।